हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था जीएम काउंटर। ठीक है स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी स्ट्रक्चर को जाना, स्ट्रक्चर के बाद हमने क्विंजिंग प्रोसेस को जाना। आज अपन स्टूडेंट इस कंप्लीट वीडियो में आज जीएम काउंटर को अपन क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। पूरा मतलब थोड़ा सा इन शॉर्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, बट हाँ इस वीडियो में अपन जीएम काउंटर को क्या करेंगे, पूरा एग्जाम के पर्पज से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल, क्विंजिंग प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक, एफिशिएंसी ऑफ काउंटर, एफिशिएंसी ऑफ काउंटिंग, ठीक है, ये सारा कुछ जितने भी इसके पार्ट्स हैं एक वीडियो में बनाने का सोचा है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसको अपन थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे बिकॉज की स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल और क्विंजिंग प्रोसेस हमारे प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं। बट स्टूडेंट कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जो नए जुड़ रहे हैं या जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं इन शॉर्ट समझा देता हूँ। यदि आपको उसको कंप्लीट समझना हो स्टूडेंट तो प्लीज़ आप एक बार प्रीवियस वीडियो को क्या कीजिए, वॉच करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करें अपन स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में बस एक बेलनाकार क्या होती है, नली होती है। उसमें अपन गैस भर देते हैं 90% आर्गन और 10% एथिल एल्कोहल। ठीक है, फिर अपन कैथोड और एनोड बनाते हैं, जो बीच में महीन तार जो टंगस्टन का बना होता है जो एनोड का काम करता है, और ऊपर वाले ये जो सिलेंडर की जो सरफेस बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है, उसमें मेटेलिक क्या लगी रहती है, स्फेरिकल कुछ नली लगी रहती है दो। ठीक है, तो ये किसका काम करेंगे, कैथोड का काम करेंगे। एनोड होती है पॉजिटिव, कैथोड होती है नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें अपन जो वोल्टेज रखते हैं वो अपन 1000 से 2000 बीच के 1000 वोल्ट से 2000 बीच क्या रखते हैं, वोल्टेज रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अपन देखते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल सिंपल सा स्टूडेंट, कुछ नहीं है कि जब अपन जीएम काउंटर में अल्फा पार्टिकल्स या बीटा रेज या कोई भी जो अपन इंसिडेंट करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगी, इसके अंदर भरी हुई गैस को क्या करेगी, सिंपल सी बात है, आयनाइज कर देगी। आयनाइज कर देगी तो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर क्या करेंगे, क्योंकि 2000 वोल्ट बहुत ज़्यादा वोल्ट होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे वो फर्दर क्या करेंगे, गैस के परमाणु से टकराकर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, पैदा कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी बात, अब जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो भी कैथोड से टकराकर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि हमारे जीएम काउंटर में क्या स्टार्ट हो जाएगी, स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसी स्पार्किंग को रोकने के लिए अपन क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, क्विंचिंग प्रोसेस। इसका कारण क्या है स्टूडेंट, इसका कारण ये है कि जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब कैथोड की तरफ मोशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े से धीरे स्लो मोशन में क्या करते हैं, मोशन करते हैं, क्योंकि इनका मास ज़्यादा होता है और वेलोसिटी कम होती है। ठीक है, इस वजह से उनको कुछ टाइम लग जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से वोल्टेज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और हमारा जीएम काउंटर काम नहीं करता। इस टाइम को ही अपन क्या करते हैं, कहते हैं डेड टाइम, अर्थात विश्रांति काल कहते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे पॉजिटिव आयंस कम होते हैं तो हमारा फिर जो जीएम काउंटर है वो पहले वाली अवस्था में आने की कोशिश करता है, इसको अपन रिकवरी टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो डेड टाइम प्लस रिकवरी टाइम को अपन क्या बोलते हैं, पैरालाइसिस टाइम, अर्थात पक्षाघात समय। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैं सारा कुछ एक साथ इन शॉर्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि प्रिंसिपल के साथ साथ मैंने क्या बता दी, क्विंचिंग प्रोसेस बता दी, और क्विंचिंग प्रोसेस के साथ साथ ही क्या थोड़ा सा डिस्कस कर लिया हमने ये वाला ग्राफ, जिसमें डेड टाइम, रिकवरी टाइम प्लस दोनों को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, पैरालाइसिस टाइम बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने एक साथ डिस्कस कर लिए हैं ताकि आप इन सब को एक बार क्या कर सको, रिकॉल कर सको। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों का सम क्या कहलाता है, पैरालाइसिस टाइम, जिसको अपन टीपी बोलते हैं, ये ऐड होता है टी डी प्लस टी आर का। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं अपन आगे। आज अपन बात करते हैं स्टूडेंट इफिशिएंसी ऑफ काउंटर, इफिशिएंसी ऑफ काउंटर से पहले अपन कैरेक्टरिस्टिक कर्व को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कर्व का मतलब होता है अभिलाक्षणिक वक्र। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए एकदम सिंपल सा वक्र बनता है ये वाला, बस ये जो V1 से लेके V2 के बीच जो कर्व बन रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। बाकी वाला कि VT क्या है और अविरत विसर्जन क्या है, इसको समझ लो, बाकी ये बीच वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, एक ऐसी वोल्टेज जिससे कम वोल्टेज पे जीएम काउंटर काम नहीं करता क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाती है, और जिसका मान कितना होता है, जिसका मान होता है 2000 वोल्ट के आसपास। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात एक वह वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज जिससे कम वोल्टेज पर हमारा जीएम काउंटर काम नहीं करेगा, क्या कहलाएगी, VT अर्थात थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है स्टूडेंट, आगे V2 के बाद का क्षेत्र क्या कहलाएगा, अविरत या विसर्जन क्षेत्र। ठीक है, अपन को इस पर सीरियस नहीं होना, अपन को यह समझना है कि प्लूटो क्षेत्र किसे कहते हैं, वह क्षेत्र जिसमें वोल्टेज
आयनन गणन दर के क्या हो जाए, लगभग बराबर हो जाए, मतलब इसमें कोई चेंज ना आए, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, प्लूटो क्षेत्र। अर्थात वोल्टेज का मान बढ़ाने पर गणन दर लगभग, कंप्लीट नहीं बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना, लगभग क्या हो जाए, नियत हो जाए। ठीक है, इसको मैं लगभग नियत बोल सकते हैं अपन। तो ये जो क्षेत्र होता है ये क्या कहलाता है, प्लूटो क्षेत्र। एक बार वापस रिवील कर रहा हूँ क्योंकि प्लूटो क्षेत्र में कई बार डेढ़ नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो प्लूटो क्षेत्र गाइगर मूलर काउंटर के लिए वह क्षेत्र होता है जिसमें गणन दर वोल्टेज के सापेक्ष लगभग क्या हो जाए स्टूडेंट, नियत हो जाए। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं स्टूडेंट, यदि आपको प्लूटो ढाल पूछ ले तो कैसे निकालोगे। तो प्लूटो ढाल निकालने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, एज इट इज फॉर्मूला है, इसको आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, n2 माइनस n1 अपॉन n एवरेज। ठीक है, जहाँ पे n2 माइनस n1 ग्राफ में नोट है। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, n एवरेज मल्टीप्लाई 100 डिवाइड किससे होगा स्टूडेंट, V2 माइनस V1, ये वाला वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 से। तो जो आपको ढाल मिलेगी वो ढाल यह कहती है 5% 100 वोल्ट। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि 100 वोल्ट को इंक्रीज करने पर ये जो चेंज आ रहा है वो कितना आना चाहिए, लगभग 5% आना चाहिए। तो वह स्लोप क्या बन जाएगी, प्लूटो स्लोप या प्लूटो ढाल बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये प्लूटो को पढ़ने के बाद अपन देखते हैं दक्षता, कि भाई जीएम काउंटर की दक्षता क्या होती है। तो जीएम काउंटर की दक्षता होती है स्टूडेंट, कितने पार्टिकल इंसिडेंट हुए, ठीक है, और कितने जीएम काउंटर ने क्या किए, डिटेक्ट किए। तो जैसे मान लीजिए कि 1000 पार्टिकल इंसिडेंट हुए और जीएम काउंटर ने डिटेक्ट किए 900। समझना, ये जो स्मॉल है ये कहता है कि कितने डिटेक्ट किए, तो 900 बटे इंसिडेंट कितने हुए स्टूडेंट, 1000। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए 100 से, तो आपके पास दक्षता कितनी आ जाएगी, 90%। कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 90%। तो ये होती है जीएम काउंटर की दक्षता। इन शॉर्ट, इन सिंपल, जितना सिंपल पॉसिबल हो सके उतना सिंपल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमने जीएम काउंटर की दक्षता को तो पढ़ लिया, लेकिन एक दक्षता और होती है जिसको अपन गणन दक्षता बोलते हैं, अर्थात गिनने की दक्षता। ठीक है, अब ये तो क्या कंप्लीट दक्षता है, एफिशिएंसी है। अब गणन दक्षता क्या होती है, 1 माइनस ई की पावर माइनस SLP, वेयर SLP स्लोप नहीं है। SLP में 3 टर्म है, S, L और P, तीनों ही क्या है स्टूडेंट, अलग अलग है। S का मतलब होता है कि आयनन कोष्ठ के गैस के एक वायुमंडलीय दाब पर आयतन, तो S का मतलब आयतन से डिनोट हो रहा है स्टूडेंट, P मतलब प्रेशर से, और L मतलब पार्टिकल्स जीएम काउंटर में कितनी दूरी तय करते हैं। तो ये तो बन गया वॉल्यूम, ठीक है, ये बन गया प्रेशर, और ये बन गया कि जो पार्टिकल्स है वो कितनी दूरी को तय करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होती है गणन दक्षता। अब स्टूडेंट मैं आपको एक और टॉपिक समझाऊंगा जिसका नाम है वास्तविक गणन संख्या, कि भाई रियल में जीएम काउंटर ने कितने पार्टिकल्स को क्या किया, गिना। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें स्टूडेंट आपको एक छोटा सा चीज टर्म याद रखनी होगी, जो होती है पैरालाइसिस टाइम, जो होती है पैरालाइसिस टाइम। ठीक है स्टूडेंट, पैरालाइसिस टाइम वह टाइम होता है जिस समय पर हमारा जीएम काउंटर काम नहीं करता, अर्थात उस टाइम तक यदि कोई पार्टिकल्स इंसिडेंट हुए भी उनको भी जीएम काउंटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अपन जानते हैं स्टूडेंट, कैपिटल N कितने पार्टिकल आए, माइनस N कितने पार्टिकल गिन लिए गए। समझ पा रहे हो, जैसे मान लीजिए कि 1000 पार्टिकल आए, माइनस ये माइनस जो अपन स्मॉल n लिख रहे हैं, इसका मतलब स्टूडेंट कितने पार्टिकल गिन लिए गए, तो मतलब 900 पार्टिकल गिन लिए गए। तो कितने पार्टिकल नहीं गिने गए, 100 पार्टिकल। तो कैपिटल N माइनस N वह संख्या है जो नहीं गिनी गई, ये किसके बराबर आएगी, तो ये आएगी सर पक्षाघात समय। पैरालाइसिस टाइम कितना है, गिने कितने 900 और आए कितने 1000, इन सब का मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा, कितने पार्टिकल्स नहीं गिने गए, इनकी संख्या हो जाएगी। अब स्टूडेंट इसमें यदि अपन स्मॉल n कैपिटल N कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ठीक है, जो क्या कहलाती है दक्षता। तो दक्षता को अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 माइनस स्मॉल n इंटू टो। ठीक है, ये क्या हो जाएगी दक्षता। अब आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ बन सकती है कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपको इस फॉर्मूले से पूछ सकते हैं, तो वो आपको फॉर्मूला क्लियर हो। यदि फॉर्मूला क्लियर नहीं है तो भी आप सेंस लगा सको, कैसे कि जहाँ पे आपको पक्षाघात समय दे दे, ठीक है, और फिर दक्षता पूछे कैसे भी करके, विश्रांति या जो पैरालिसिस टाइम है वो देखे, तो आपको दक्षता पूछे तो आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले से सोल्व करना है। आपको सीधे दक्षता पूछे
कि 1000 पार्टिकल इंसिडेंट हुए, 750 या 750 क्या कर लिए गए, डिटेक्ट कर लिए गए। तो इन दिस केस जो अपन जो एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे वो सिंपल निटा वाला होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। बस इतना ही है जीएम काउंटर। अब अपन पढ़ेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं जीएम काउंटर के लिए इसके एडवांटेज क्या होते हैं, अर्थात विशेषताएं क्या होती है, और इसके ड्रॉबैक, कमियां बोल दो या अपन बोल सकते हैं स्टूडेंट डिसएडवांटेज। देखो स्टूडेंट, हमारे 1.5 नंबर में, 3 नंबर में, ठीक है, 6 और 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है जीएम काउंटर यदि पिछली बार पूछ लिया तो इस बार केवल ये पूछ सकते हैं कि भाई जीएम काउंटर के लिए आप पैरालिसिस टाइम बताओ, मतलब 1.5 नंबर की बता रहा हूँ, है ना। 3 नंबर में पूछ ले तो कि जीएम काउंटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बताओ, ठीक है, या जीएम काउंटर में क्विंचिंग प्रोसेस को समझाओ। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ठीक है। बट यदि आपको कंप्लीट जीएम काउंटर आ रहा है स्टूडेंट, तो इसमें आप कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं पहले एडवांटेज ऑफ जीएम काउंटर। तो सबसे पहला एडवांटेज है यह है अल्फा बीटा गामा रेज के साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड लिखा है, अंतरिक्ष किरणों को भी क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, अर्थात बता सकता है कि कितने ये अंतरिक्ष किरणें जो आ रही है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आयन के युग से भी स्पंद वोल्टता क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है कि जैसे ही आयननकारी कण जो अक्रिय गैस में आते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन और युग्म बनाते हैं उनसे भी स्पंद वोल्टता, मतलब उनसे धारा मिलेगी, प्रतिरोध से गुजारेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, पल्स मिल जाएगी। सिंपल किससे, इलेक्ट्रॉन आयन के युग से, ठीक है। नेक्स्ट, शक्ति प्रदाय से ज़्यादा नियामक की आवश्यकता नहीं होती। एक हमने पढ़ा था आई थिंक इसमें आयनाइजेशन चैम्बर, या एक काउंटर और पढ़ा था ना, उन दोनों में से एक चीज़ में ये बोला, ड्रॉबैक में हमने पढ़ा था कि इसको कंटिन्यूअस क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, जबकि जीएम काउंटर को नियमित शक्ति प्रदाय की आवश्यकता नहीं होती। मतलब यदि आप एक बार वोल्टेज देके छोड़ दो तो ठीक है, आपको कांस्टेंट वोल्टेज रखने की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। फर्दर अपन बात करें, स्पंद वोल्टता की ऊंचाई कण की प्रकृति तथा ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। ये इसका एडवांटेज है, स्पंद वोल्टता की ऊंचाई, वापिस समझना, कण की प्रकृति तथा ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब यदि कोई सा भी कण आ रहा है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो चार्ज रखे या नहीं रखे, चाहे उसकी एनर्जी भी कम हो, तो भी आपको स्पंद वोल्टता मिलेगी। इसका मतलब कोई भी पार्टिकल को वो क्या कर पाएगा, आसानी से डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो ये इसके स्टूडेंट एडवांटेज। अब अपन बात करते हैं जीएम काउंटर के लिए ड्रॉबैक्स की। ड्रॉबैक्स मतलब कमियां, या आप इसको डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले ये बोला गया है कि इसका पैरालिसिस टाइम अधिक होता है, मतलब पक्षाघात समय अधिक होता है। पक्षाघात वही है कि पहले तो वो डेड टाइम पे जाएगा, फिर उसको रिकवर करेगा, तो जो दोनों को ऐड कर दो तो वो पक्षाघात समय बन जाएगा। अब ये टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस टाइम के ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट क्या होगा कि इसका जो यूज़ है वो लिमिटेड हो जाएगा, मतलब एक सीमित उपयोग हो जाएगा। इसका अपन ब्रॉड यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कमी कुछ गैस में ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि उनको आप अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसका यूज़ क्या होता है, लिमिट यूज़ होता है बस, ठीक है। लिमिटेशन में ही अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आयनीकरण कण की ऊर्जा मापने के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज यही बात कि यहाँ पे अपने एडवांटेज में देखा था ना कि वह किसी भी एनर्जी को क्या कर देगा, डिटेक्ट कर देगा। पर इसमें कहा गया है कि आयनीकरण की ऊर्जा मापने के लिए, मतलब जीएम काउंटर कभी भी आपको एनर्जी नहीं बताएगा, वह केवल पार्टिकल्स की संख्या बता सकते हैं कि इतने पार्टिकल्स इंसिडेंट हुए। देखो हमने दक्षता में भी तो क्या पढ़ा है, कितने इंसिडेंट हुए, कितने डिटेक्ट किए। तो संख्या पे क्या करता है, ये काम करता है, ना कि एनर्जी मापने का काम करता है, ठीक है। फर्दर अपन बात करते हैं कि आयु सीमा सीमित होती है। क्यों? क्योंकि इसमें वाष्पीकरण होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो वाष्पीकरण से क्या होता है कि आप जितना यूज़ करोगे तो उतना ज़्यादा नेक्स्ट टाइम वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा, जो अपन एथिल एल्कोहल मिलाते हैं, ठीक है, जिसको अपन क्विंचिंग एजेंट भी बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आप इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इसकी एक फिक्स टाइम पीरियड रहेगा कि इतने टाइम तक यूज़ कर लो, या फिर आप उसमें गैस भरवाओ या आप रिपेयर कराओ, वो अलग बात है। बट इसको आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए अपन यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे पीएनपी जंक्शन की बात करूँ, एनपीएन की करूँ, ठीक है, या वॉटेवर जो हमारे अपरेटस लिखे हुए हैं, जैसे रखे हुए हैं लैब में, ओपीएम है,
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सिंपल बात करें डिशोटी ब्रिज है, तो इन सब को कोई टाइम पीरियड नहीं है। आप 3 साल 4 साल यदि आप अच्छे से इसको आप मेंटेन कर रहे हो या अच्छे से इन पर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आप इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हो। बट इसमें ऐसा नहीं होता, आप जितना यूज़ करोगे तो वाष्पीकरण के कारण इसकी एज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसकी मतलब इसकी आयु क्या होती है, सीमित। फर्दर अपन बात करें कि यदि आप 5000 कण से ज़्यादा 5000 पार्टिकल्स पर सेकेंड से आप अधिक इंसिडेंट करवा रहे हो तो एट दैट टाइम या एट दैट केस वह डिटेक्ट नहीं करेगा। मतलब इसकी एक लिमिटेशन हो गई स्टूडेंट की है, 5000 कण प्रति सेकेंड से ज़्यादा यदि इंसिडेंट होगा तो वह डिटेक्ट नहीं करेगा, मतलब 5000 से कम रखना है, ठीक है। फर्दर आयनीकरण कण की प्रकृति के बारे में कोई सूचना नहीं देता। दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, वो उदासीन है, कैसा है, नेचर नहीं बताएगा कि जो आप आयनीकरण इंसिडेंट करवा रहे हो पार्टिकल वो कौन सी नेचर रख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल, कुछ भी नहीं बताएगा। केवल क्या बताएगा स्टूडेंट, सिंपली आपको नंबर बता देगा कि इतने पार्टिकल इंसिडेंट हुए। यह न्यूट्रॉन का भी क्या नहीं कर सकता, संसूचन नहीं कर सकता, अर्थात न्यूट्रॉन को भी क्या नहीं कर सकता, डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो आई होप स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट वीडियो, एक कंप्लीट वीडियो इन शॉर्ट, इन सिंपल, जितना मैं सिंपल आपको पढ़ा सका। इसमें हमने स्ट्रक्चर, क्विंचिंग प्रोसेस, ठीक है, और फर्दर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, एफिशिएंसी ऑफ काउंटर, एफिशिएंसी ऑफ काउंटिंग, पैरालाइसिस टाइम एंड रियल टाइम एनालिसिस, एडवांटेज, ड्रॉबैक्स, ये सारा कुछ एक ही वीडियो में हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। ये वीडियो मैंने इस पर्पज से बनाया स्टूडेंट के एग्जाम के लास्ट टाइम पे भी यदि आपको जीएम काउंटर एक बार में पूरा समझना हो तो आप इस वीडियो से क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जीएम काउंटर का वीडियो समझ आया होगा। फिर भी कुछ स्टूडेंट रह जाते हैं कि जिनके इस काउंटर में कुछ डाउट्स रह जाए तो आप मेरे को जो असम डीटी का ग्रुप बना हुआ है बीएससी फाइनल ईयर के लिए, आप उसमें मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। 5 साल के जब आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि जीएम काउंटर है, आयनाइजेशन चैम्बर है, ठीक है, या फर्दर जो पीछे जो काउंटर बने पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये 2-3 काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये घूम के वापस यही आते रहते हैं, मतलब इनका रिपीटेशन चलता रहता है। एक साल जीएम काउंटर आ गया तो इस बार कभी कोई आयनन कोर्स आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे चलता जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, जितना हो सके घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। हाय स्टूडेंट, एक डिस्कशन और करना बाकी रह गया इस वीडियो में कि कल शाम के आसपास भंवर सिंह जी भाटी जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान आया, तो उनमें यह कहा गया कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम श्योर होने हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट, जो पेपर है वो आधा हो जाएगा, यूनिट की कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि आपके यूनिट तो वही रहेगी, सिलेबस वही रहेगा, सिलेबस कम नहीं होगा, बट जो पेपर आपके मान लीजिए कि 50 नंबर का होता था, ठीक है, अब वो जस्ट कितना हो जाएगा, 25 नंबर का। जिस पेपर का टाइम आपको 3 घंटे का मिलता था उस पेपर का टाइम अब आपको कितना मिलेगा, 1.5 घंटे का। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब सिंपल हुआ कि आपको कैसे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चाहे 1.5 नंबर के आप क्या कर दो, सारे अटेम्प्ट कर दो तो 15 नंबर वो हो गए, फिर आप 10 नंबर से चाहे कहीं से भी अटेम्प्ट करो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है आप चाहो कि जैसे आपके 25 नंबर है तो आप 20 नंबर का पार्ट सी क्लियर कर लीजिए, फिर आप 5 नंबर के सोल्व कर लीजिए, समझ पा रहे हो ना। इसका मतलब स्टूडेंट सिंपल सा यही है कि आपके पेपर तो होंगे बट आपके पेपर क्या हो जाएंगे, जस्ट आधे नंबर के, बट इसके साथ टाइम भी आधा हो गया। तो आप ध्यान से देखोगे ना तो स्टूडेंट कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बात वही है। क्यों? क्योंकि आपका टाइम भी तो घटा दिया ना, आधा कर दिया, जस्ट 1.5 घंटे का कर दिया, तो 1.5 घंटे में भी आपको 25 नंबर बनाने, मतलब टाइम 1 घंटा और आधा घंटा कितना होता है, बहुत इजीली स्पेंड हो जाता है एग्जाम में, ठीक, एग्जाम टाइम में, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना, आपको स्पीड मेंटेन करना है, ठीक है। ये इन शॉर्ट बता रहा हूँ, छोटी सी बात है पर ये बहुत आगे आपके क्या करेगी, यूज़ होने वाली, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। यदि आप 1.5 नंबर के पढ़ रहे हो तो फिर आप 5 साल के सारे 1.5 नंबर के पढ़ो, 3-3 नंबर के पढ़ो, तब आप क्या कर पाओगे, आसानी से 25 नंबर तक पहुंच पाओगे, ठीक है। आपका पेपर उतना ही बढ़ाएगा, बस आपको सेलेक्ट कितना करना है,
25 नंबर का, पहली बात। दूसरी बात, टाइम आधा रहेगा तो आपको ये भी देखना है, सोचने नहीं बैठना है, ठीक है। जितना हो सके इन शॉर्ट स्वीटली लिखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, क्योंकि 25 नंबर 1.5 घंटे में कवर करना थोड़ा सा स्पीड का काम रहेगा, ठीक है। आपको हाँ एक दूसरी बात और बता दूं, आप कोशिश करना जितना जल्दी हो सके आप सब लोग वैक्सीन का एटलीस्ट आप एक डोज तो लगवा ही लो। फर्स्ट डोज तो आप एटलीस्ट सारे लगवा ही लो, क्योंकि उसमें मेंशन कर रखा है कि प्राथमिकता से क्या किया जाएगा, टीकाकरण करवाया जाएगा। तो आपको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है स्टूडेंट। क्या पता कि एग्ज़ाम हो और आपको वो सर्टिफिकेट मान ले कि आप बताइए कि आप कोविडशील्ड लगाई है या कोवैक्सीन लगाई है, व्हाटएवर जो भी आपने वैक्सीन लगाई हो, ठीक है, तो उसका आपको क्या सर्टिफिकेट मांग ले, तभी आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री मिले। तो व्हाटएवर ये भी आ सकता है। तो अभी हमारे पास क्या महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का टाइम है, ठीक है। तो आप इतने तक एटलीस्ट सारे बच्चे आप वैक्सीन ज़रूर लगाओ, एटलीस्ट एक डोज तो लगा ही लो आप, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है नहीं। सिलेबस न्यूक्लियर फिजिक्स ऑनलाइन हो चुका, और भी अपन कोशिश करेंगे कि भी 50% एटलीस्ट क्लियर करें। 50% का मतलब 2 यूनिट तो एटलीस्ट हो ही जानी है, ठीक है, और 2 यूनिट हम आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर भी यदि आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा हो, ठीक है, या फिर कोई दिक्कत रह रही हो, तो स्टूडेंट आप कमेंट सेशन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को उस क्वेश्चन की आप फोटो खींच कर भेज सकते हो। कोशिश रहेगी स्टूडेंट 1 या 2 दिन में आपको मैं रिप्लाई कर दूँ। तो स्टूडेंट ये अब वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया स्टूडेंट। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू स्टूडेंट।